प्यारे युवा साथी, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रतियोगी परीक्षा के महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लाते रहता हूं। उसी की कड़ी में आज इतिहास का वीडियो है। इससे पहले आप जानते हैं कि मैं इतिहास का परिचय और इतिहास के कई शाखाओं के बारे में बात कर चुका हूं और मेरे प्लेलिस्ट में वह वीडियो उपलब्ध है। अगर आप इतिहास के परिचय के बारे में और इतिहास के कई शाखाओं के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इतिहास में आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो इतिहास के अलग अलग ब्रांचेस है। एक इतिहास है, उसके बाद आपको मिलेगा प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद मिलेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ये प्लेलिस्ट का नाम है, टाइटल है प्लेलिस्ट का, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। ओके, तो आज हम लोग चल रहे हैं पढ़ते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हमें पढ़ना बहुत चीज है ना, लेकिन उसमें से हमें सेलेक्टिव पढ़ना है ताकि हम अपने सिलेबस जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग ज्यादा कवर करेंगे, ताकि जो एग्जाम में पूछा जाए उससे हम क्वेश्चन बनाने के लिए अनुकूल हो जाएं। ओके, तो देखिए, और हाँ, इससे पहले आप लोग एक बात सुन लीजिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं सिलेबस में आज इतिहास का क्या सिलेबस होता है, कैसे कैसे इतिहास को पढ़ा जाना चाहिए। ओके, तो देखिए, इस समझाने को मैं इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इतिहास को मेनली 3 भागों में बांटा जाता है, लेकिन अभी इतिहास के एक और भाग समकालीन को भी ऐड किया जाता है। ये समकालीन जो है, ये भारत के आजाद होने के बाद जो भारत सरकार द्वारा नीतियां जो बना उसके बारे में पढ़ना है समकालीन में। ये जनरली हायर एग्जाम में पूछता है, इससे यहाँ से क्वेश्चन जनरली यूपीएससी में पूछता है और कोई पीसीएस में पूछता है इससे क्वेश्चन। ओके, जनरली जो क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा से पूछा जाता है ये 3 पार्ट से पूछा जाता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। इसमें आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्राचीन भारत से पूछा जाता है, और इस ग्रुप में सबसे कम क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से पूछा जाता है। ओके, कर देखिए, हमें सबको बराबर से ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले प्राचीन भारत में कौन कौन सा टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, प्राचीन भारत में सबसे पहले पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता था। यहाँ नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज हुआ, जो खोज होने के बाद जो मिला है, साक्ष्य मिला है, उसमें नगर का जिस तरह से व्यवस्था होता है, नगर में सड़क होते हैं, नगर में नालियां होता है, नगर में और बहुत सारे व्यवस्था होते हैं, ये सारा चीज सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब था तब भारत में नगरीय सभ्यता था, अर्थात नगरीय सभ्यता अभी से डेवलप सभ्यता था। उसके बाद हम लोग के पढ़ना, इसी में पढ़ना हम लोग मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और बहुत सारे इसमें राखीगढ़ी और जो भारत में जो मिला है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, डायग्राम बना करके बहुत बढ़िया से समझेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में जब आए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये सब वैदिक काल में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामाजिक व्यवस्था था, यह नगरीय व्यवस्था था, जबकि वैदिक काल में आएंगे तो यह ग्रामीण व्यवस्था हो जाता है। और ग्रामीण व्यवस्था में कृषि का, पशुपालन का, इस सब पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग धंधे ज्यादा चलते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग जब वैदिक काल समाप्त होने को होता है तो उत्तर वैदिक काल का एक दौर आता है, जिसमें बहुत सारे रूढ़िवादिता और बहुत सारे सामाजिक बुराई आ जाता है समाज में, जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं। जिसमें 2 धर्म सामने आते हैं, एक बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म चलाया जाता है और महावीर के द्वारा जैन धर्म चलाया जाता है। इसमें भी बहुत चीज पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर देखते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बाद 16 महाजनपद होता है। 16 महाजनपद में मगध,
मगध सबसे सर्वश्रेष्ठ जनपद था। मगध के साथ बिहार में और जनपद थे, अंग थे, भज्जी था। यूपी में चलेंगे तो बहुत सारे जनपद मिलेंगे, एमपी में जाएंगे तो उज्जैन मिलेंगे, यानी इस तरह के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में मगध में। मगध, उसके बाद मगध का आता है तो मगध का उत्कर्ष में हम लोग पढ़ेंगे। मगध में पढ़ेंगे बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन। मगध के बाद मगध हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नाग वंश, नंद वंश, ये सब पढ़ेंगे। नंद वंश के एक अंतिम शासक होता है घनानंद को हरा करके मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल का स्थापना करता है। मौर्य काल पढ़ेंगे। मौर्य काल में पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक, अशोक, बिंदुसार, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पहुंचेंगे हम लोग गुप्त काल। गुप्त काल में हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, ये सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्तोत्तर काल होगा। गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के बारे में, पाल वंश और बहुत सारे छोटे छोटे वंश हुए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद उसी समय हम लोग पढ़ लेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। ओके, दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ेंगे पाल वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, चेद वंश, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो इसका शुरुआत माना जाता है इस्लाम का उदय से। इस्लाम का उदय मोहम्मद पैगंबर का जन्म से माना जाता है। मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ, उन्होंने ही इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और आज के डेट में दुनिया में इस्लाम फैला हुआ है। ओके, उसके बाद इस्लाम का उदय, इस्लाम का जो विकास हुआ था अरब के देशों में हुआ था। जब वहां से इस्लाम का प्रसार होना शुरू हुआ तो विश्व के कई भागों में इस्लाम धर्म गया। उसके साथ साथ कई इन्वेडर भी आए, विदेशी इन्वेडर, बहुत सारे आक्रांताएं भारत आए, जैसे मीर कासिम आए, उसके बाद मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये सब आए भारत में आकर के भारत में आक्रमण किए, अरब, जिसको अरब आक्रमण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। जब मोहम्मद गौरी भारत में आया था तो भारत में मोहम्मद गौरी को केवल लूटने का प्रयास नहीं था, वो भारत में अपना साम्राज्य विस्तार भी करना चाहते थे। तो भारत में यह आया और दिल्ली को जीता, और दिल्ली को जीत करके अपने उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को वह शासक बनाया। तब से ये गुलाम वंश शुरू हुआ। यहाँ कई वंश बने। गुलाम वंश, सबसे पहला गुलाम वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में यहाँ शासन चला। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब हुए। लोधी वंश के अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी, उसको एक बाबर आया, बाबर आकर के लोधी वंश को हत्या करके वह खुद गद्दी पर बैठ गया। और वहां से फिर मुगल वंश शुरू हुआ। मुगल वंश में कई राजा आए, जैसे बाबर के बाद आया उसका बेटा हुमायूं के बाद उसका पुत्र आए अकबर, और इस तरह से कई राजाएं आए। और ये भी एक अच्छा शासक, एक लंबा समय तक चला इस भारत में इसका भी शासन। और फिर अंतिम में इसका जब औरंगजेब शासक एक बहुत, यहाँ से औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल काल क्या होता है, डिक्लाइन की स्थिति में चला जाता है। और हम जानते हैं जो डिक्लाइन होने लग जाता है उसको हम लोग उत्तर के नाम देते हैं, तो उत्तर मुगल काल कहलाता है। ये उत्तर मुगल काल और यूरोपियन आगमन, भारत में यूरोपियन आगमन कंपनी का ये दोनों काल एक ही साथ चल रहा था। तो ये कभी आधुनिक भारत में भी इस चीज को पढ़ना है, या फिर इसको आधुनिक भारत में भी पढ़ा जाता था, या फिर मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत आधुनिक भारत के बॉर्डर का चीज है। ये मध्यकालीन भारत समाप्त हो रहा है, आधुनिक भारत शुरू हो रहा है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आधुनिक भारत में। तो आधुनिक भारत में हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन। कई यूरोपीय कंपनी थे भारत में आया, जैसे कि सबसे पहले आया था पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा भारत आया। भारत में जब वास्को डी गामा यहाँ से व्यापार करके गया तो अपने बाजारों में, यूरोप के बाजार में जो मसाला लेकर के भारत से गया था और वो बेचा, तो उसको सारा खर्चा काट करके 60 गुना फायदा हुआ था। ये चीज हुआ। उसके बाद यूरोप में हड़कंप मच गया कि भारत के साथ व्यापार करना चाहिए। तो भारत, यूरोप के सारे देश जो उस समय औद्योगिक क्रांति में अग्रणी थे, वो सारे देश, जैसे पुर्तगाल के बाद डच के बाद ब्रिटेन, डेनिश और फ्रांस भारत में आया और अपना अपना कंपनी स्थापित किए और उपनिवेश बनाना शुरू किए भारत में। उपनिवेश बनाने में, साम्राज्य विस्तार करने में अंग्रेज सबसे सफल हुए और अंग्रेज भारत में साम्राज्य विस्तार किया और भारत को
भारत को अपने कब्जा में किया और भारत पे 200 साल तक शासन किया। उसके बाद भारत में अंग्रेज आया। अंग्रेज भारत में किस तरह से शासन व्यवस्था का प्रसार किया वो, और किस तरह से भारत से अंग्रेजों को भारतीयों ने कई क्रांतिकारी आंदोलन करके भारत से अंग्रेजों को भगाया। ये सारा इतिहास जो पढ़ना होता है आधुनिक भारत में पढ़ना होता है। तो शासन करने के दौरान क्या क्या युद्ध किए, किस तरह से युद्ध लड़े, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें बंगाल विजय एक है। बंगाल विजय में अंग्रेज बंगाल को जीतता है और बंगाल पर अपना विजय स्थापित करता है। इसमें पलासी का युद्ध पढ़ेंगे हम लोग, बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। पलासी और बक्सर के युद्ध एक निर्णायक युद्ध के रूप में सिद्ध होता है अंग्रेजों के सामने, और वह भारत में रुकेगा या भारत से जाएगा ये निर्णय हो जाता है। ओके, उसके बाद भारत में यह रहने लग जाता है, भारत का नियंत्रण करता है। उसके बाद आंग्ल युद्ध होते हैं, कई आंग्ल युद्ध होते हैं। मद्रास के साथ होता है, उसको रहता है मद्रास आंग्ल युद्ध। मराठा के साथ होता है मराठा आंग्ल युद्ध। सिख के साथ होता है सिख आंग्ल युद्ध, बर्मा आंग्ल युद्ध। ये सब कई युद्ध होते हैं, तो ये हम लोग एक साथ पढ़ेंगे आंग्ल युद्ध में। उसके बाद 1857 ईस्वी क्रांति शुरू हो जाता है। 1857 ईस्वी क्रांति में हम लोग पढ़ेंगे वीर कुंवर सिंह के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ये सब के बारे में हम इसमें बढ़िया से समझेंगे। उसके बाद कांग्रेस का स्थापना होता है। अंग्रेज अधिकारी एक रहता है AOU, रिटायर अधिकारी रहता है ना, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करता है। ऐसा माना जाता है कि AOU का ही दिमाग का उपज है कांग्रेस की स्थापना। ओके, खैर जो भी रहे कांग्रेस का स्थापना, कांग्रेस का स्थापना हमारे आजादी दिलाने में बहुत महत्व रखता है, बहुत बड़ा महत्व रखता है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत का संग्राम। जब स्वतंत्र भारत का संग्राम शुरू होगा तो हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में प्रथम चरण का आंदोलन, द्वितीय चरण के आंदोलन, गांधी युग, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। प्रथम चरण में पढ़ेंगे हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में। उसके बाद हम लोग चापेकर बंधु के बारे में पढ़ेंगे, खुदीराम बोस के बारे में पढ़ेंगे। और उस समय विदेश में भी प्रथम चरण में कई घटना घटा, जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में, लाला हरदयाल के बारे में, गदर पार्टी, इंडिया हाउस, ये सब के बारे में हम लोग बढ़िया से डिटेल से समझेंगे। उसके बाद गांधी युग में आएंगे तो गांधी जी का जन्म से लेकर के गांधी जी के भारत स्वतंत्रता आंदोलन तक के जो भी भारत में गांधी जी ने काम किया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग में। उसके बाद फिर भारत विभाजन होगा, भारत आजाद हो जाए। आजाद होने के साथ साथ भारत दो भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। उसके बारे में हम लोग बढ़िया से डिटेल से समझेंगे। उसके बाद फिर जब भारत आजाद हो जाता है तो भारत आजाद होने के बाद सबसे पहले संविधान लागू होता है। संविधान लागू होने के बाद संविधान किस तरह से लागू हुआ ये सब के बारे में हम लोग समझेंगे बहुत डिटेल से। उसके बाद जब भारत एक देश बन गया, आजाद हो गया, उसके बाद यहाँ आर्थिक विकास होते हैं जिसमें पंचवर्षीय योजना लागू होता है। कई पंचवर्षीय योजना होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर महत्व दिया जाता है, कृषि पर फोकस किया जाता है। दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर फोकस किए जाते हैं। ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे विदेश नीति हमारा क्या था। उस समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे तो उनका विदेश नीति क्या था, तो उन्होंने विदेश नीति को गुट निरपेक्ष एक आंदोलन चलाया था। गुट निरपेक्ष उनका कहना यह था कि जब हमारा देश आजाद हुआ है, नया नया देश बना है, तो हम जब पूरा देश उस समय शीत युद्ध में दो भागों में बटा हुआ था, एक सोवियत संघ रूस के साथ और कुछ देश अमेरिका के साथ, ये दोनों देश शीत युद्ध में चल रहे थे। तो भारत का कहना था जो नया नया देश हुए हैं, जो अभी उपनिवेशवाद से अलग हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं, उनको गुट निरपेक्ष में होना चाहिए। गुट निरपेक्ष कहने का मतलब किसी भी गुट में नहीं होना चाहिए, गुट के बाहर होना चाहिए। अगर जिस भी देश के साथ अगर आपको मदद लेना है तो लीजिए, अमेरिका के साथ अमेरिका से भी मदद लेना है तो अमेरिका से मदद लिया जाए, रूस से मदद लेना है तो रूस से मदद लिया जाए। हम किसी भी गुट को सपोर्ट नहीं करेंगे, गुट से हम बाहर रहेंगे। ये था, है ना, जिसके प्रणेता माने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के। उसके बाद हम लोग आपातकाल भी पढ़ेंगे। आपातकाल में हम लोग पढ़ेंगे चाइना के साथ जो युद्ध हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ दो युद्ध हुए, इसमें आपातकाल का घोषणा हुआ। 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल का घोषणा हुआ। तो इस सब के बाद हम लोग बहुत बढ़िया से ये हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ये हम लोग प्राचीन भारत से शुरू करेंगे और ये पहुंचेंगे समकालीन भारत तक। इसमें आपको एक साथ लगातार से आपको वीडियो नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कभी वीडियो आपको प्राचीन भारत में मिल जाए, कभी वीडियो मध्यकालीन भारत के मिल जाए, कभी वीडियो आपको आधुनिक भारत के मिल जाए। तो आप प्ले लिस्ट में देखिएगा कौन कौन से, लेकिन प्ले लिस्ट में अगर जो भी वीडियो रहेगा तो ये आधुनिक भारत के वीडियो रहेगा तो लगातार से वीडियो ही रहेंगे।
ओके, समकालीन के रहेंगे, लगातार से रहेंगे। तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही जल्द सारा वीडियो आप लोग को उपलब्ध करा दूं। अगर मैं उपलब्ध नहीं करा पाया तो आप ये सिलेबस ले लीजिए, इस सिलेबस से ही आप पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। चलिए, तो आज यहीं तक छोड़ते हैं। कल नेक्स्ट डे अब जब हम लोग अलग अलग आपको टॉपिक के अनुसार अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप हमारे वीडियो को देखिए और फायदा उठाइए, अपने तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए और आपका जो लक्ष्य है, जो मंजिल है, उस मंजिल को प्राप्त कीजिए। उसमें हमारा सहयोग हो, यह हम ऐसा चाहते हैं। ओके, तो हमारे वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चलते चलते मैं जो हर एक वीडियो के अंत में कहता हूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि और किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए, अगर या फिर और किसी दूसरे सब्जेक्ट पर आप वीडियो चाह रहे हैं तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप उस पर भी कोशिश करूंगा कि वीडियो दूं। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।